राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सास ने दिया अपनी बहू को मुंह तोड़ जवाब। एक दिन सलोनी ने अपने भाई आशीष को फोन किया और उससे कहा, भैया गांव में माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वह अकेली हैं। आप उन्हें अपने पास शहर क्यों नहीं ले आते हैं? माँ आपसे कितनी बार कह चुकी हैं कि आप उन्हें अपने साथ शहर लाकर एक अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, लेकिन आप हो कि हर बार टाल देते हो। तब भाई ने गुस्सा होते हुए कहा, सलोनी ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? तब सलोनी ने कहा, भैया मैं तो आपसे बहुत आराम से बात कर रही हूँ और मैंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा है। तभी आशीष की पत्नी निशा ने आशीष के हाथ से फ़ोन लेते हुए सलोनी से कहा, सलोनी तुम्हें क्या लगता है हम सारा दिन खाली बैठे रहते हैं? और मैं भी नौकरी करती हूँ, तुम्हारे भैया भी नौकरी करते हैं। हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम बार बार माँ के पास जाएं और उनका ध्यान रखें। अरे माँ का क्या है, वो तो हर 4 दिन में बीमारी का नाटक करके फ़ोन कर देती हैं। हम कहाँ तक उनके पास जाकर बार बार मिलते रहेंगे? हमारे पास इतना समय नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुम खाली हो ऐसे ही हम भी खाली हैं? तब सलोनी ने कहा, भाभी आप सर्विस करती हैं, यह बात सही है, लेकिन आप यह कैसे कह सकती हैं कि मैं खाली हूँ? हमारे घर में पूरी जॉइंट फैमिली है। सभी लोगों का 3 टाइम का खाना, नाश्ता, पूरे घर की सफाई का काम, बच्चों का काम, यह सारे काम मेरे ही जिम्मे में तो हैं। और आप दोनों तो अभी अकेले हैं, कोई बच्चा भी नहीं है, तो आपके पास काम ही कितना है। साथ ही आपने मेड भी लगाई हुई है जो आपके घर का सारा काम और खाना तक बना देती है। तो ऐसे में अगर आप माँ को अपने साथ रख लेंगे तो आपको क्या परेशानी होगी? तब उसकी भाभी ने गुस्से में कहा, तुम्हें अगर माँ की इतनी ही चिंता है तो ऐसा करो, तुम माँ को अपने साथ रख लो। सलोनी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी और माँ को मैं अपने पास लेकर आऊँगी। ऐसा कहकर उसने जोर से फ़ोन रख दिया। जब निशा ने आशीष को बताया कि सलोनी माँ को अपने साथ लेने जाने वाली है, तो आशीष गुस्से में बोला कि अगर वह ऐसा करेगी तो समाज में हमारी बहुत निंदा होगी। सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि मैं अपनी माँ को अपने साथ भी नहीं रख सकता और हर कोई मुझे ताने देगा। इसीलिए मैं अभी माँ को फ़ोन कर देता हूँ कि माँ को मैं कल अपने साथ ले आऊँगा। ऐसा कहकर उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहा कि माँ आप अपना सामान तैयार कर लो, कल मैं आपको लेने आ रहा हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर माँ बहुत खुश हो गई कि चलो मेरा बेटा अब मुझे अपने साथ रखेगा। उसने यह बात सलोनी को भी बता दी तो सलोनी भी खुश हो गई कि बहुत अच्छी बात है माँ, आप भैया के साथ ही रहो। अगले ही दिन बेटा गांव जाकर माँ को अपने साथ शहर ले आया। अपने घर में लाकर उसने माँ को एक छोटा सा स्टोर वाला कमरा दिया और कहा, माँ आप अपना सामान इसमें रख लो। उस कमरे में मात्र एक फोल्डिंग बेड पड़ा था और एक पंखा था। फिर भी माँ ने कुछ नहीं कहा। उस दिन आशीष ने ऑफिस से छुट्टी ली थी और उसकी बहू निशा थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आकर अपने कमरे में जाकर सो गई थी। जब काफ़ी देर हो गई, लगभग 3-4 घंटे बीत गए, तब माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा बहू अभी तक बाहर नहीं आई। तब बेटे ने कहा कि माँ वह ऑफिस से आकर थक जाती है, इसीलिए आराम कर रही है, आप आराम से बैठी रहिए, वह आ जाएगी। थोड़ी ही देर बाद बहू अपने कमरे से निकल कर आई और माँ को देखकर फॉर्मेलिटी के लिए उनके पैर घुटनों तक छुए और बोली, प्रणाम माँ, आप कैसी हैं? सासू माँ ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतना पूछकर वह अपना मोबाइल लेकर सोफे पर बैठ गई और अपने पति आशीष से बोली, आशीष तुमने अभी तक ग्रीन टी नहीं बनाई? तुम्हें पता है ना कि मुझे उठते ही ग्रीन टी पीने की आदत है। तब आशीष बोला, हाँ डियर, मैं भूल गया था, अभी तुम्हारे लिए ग्रीन टी बनाकर लाता हूँ। और ऐसा कहकर वह रसोई में चला गया। माँ को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि मेरे आने के बाद बेटा और बहू में से किसी ने भी मुझे चाय पानी पूछना तो दूर, मेरे पास आकर मुझसे बात तक नहीं की। मेरी भी चाय पीने की इच्छा हो रही है। तब उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बेटा मेरे लिए भी चाय बना दो, मेरी भी इच्छा हो रही है। तभी निशा फ़ोन चलाते हुए बोली कि मैं नौकरी करती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं चाय नाश्ता खाना आदि बनाऊँ। अगर आप यह सोचकर आई हैं कि मैं आपके लिए रसोई में जाकर काम करूँगी तो यह आपकी गलतफहमी है। तभी उसने आशीष को आवाज़ लगाई, आशीष माँ को चीनी, चाय पत्ती और किचन का सारा सामान दिखा दो, जिससे कि यह अपना सारा काम खुद कर लिया करें, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनके लिए फालतू के काम करूं। तभी आशीष बोला, आओ माँ, मैं आपको सब सामान दिखा देता हूँ।
क्योंकि हम दोनों तो नौकरी पर रहते हैं। सुबह से शाम तक आप ही घर में रहेंगी, तो अगर आपको पता होगा कि सब सामान कहाँ रखा है तो आपको परेशानी नहीं होगी। माँ को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि मुझे आए हुए अभी चंद घंटे भी नहीं हुए और बेटे बहू ने मुझे रसोई का रास्ता दिखा दिया। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और बेटा आशीष उन्हें सारा सामान दिखाकर अपनी और अपनी पत्नी के लिए ग्रीन टी बनाकर ले गया और माँ को वहीं रसोई में अकेला छोड़ आया। तब सुमित्रा जी ने अपनी चाय अपने आप बनाई और लेकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गईं। लेकिन तब भी उनके बेटे बहू में से किसी ने भी उनसे कोई बात नहीं की। उसके बाद शाम को मेड आई और वह सबका खाना बनाकर चली गई। तब भी किसी ने उनसे कोई बात नहीं की। दोनों खाना खाकर अपने ही फ़ोन में लगे रहे। रात में आशीष माँ से बोला, माँ सुबह 10 बजे का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, आप सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना। उसके बाद आपको दिखाने के बाद मैं ऑफिस जाऊँगा। रात में सुमित्रा जी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उन्हें तेज बुखार हो गया और उनके हाथ पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने अपने बेटे और बहू को आवाज़ लगाई, लेकिन उनके बेटे और बहू में से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और वे अपने कमरे में आराम से सोते रहे। किसी तरह सुमित्रा जी ने रात काटी तो फिर सुबह के समय उनकी आंख लग गई। 8 बजे जब आशीष उनके कमरे में आया तो उसने देखा कि माँ अभी तक सो रही है। तो वह उन पर चिल्ला पड़ा कि माँ तुम अभी तक सो रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, जल्दी से तैयार हो जाना। उसकी आवाज़ सुनकर माँ हड़बड़ाकर उठी और बोली, बेटा मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, इसीलिए मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, अभी थोड़ी सी झपकी लगी थी। तो बेटा बोला, माँ आपके साथ तो हमेशा यही लगा रहता है और बुखार में थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है, आप ऐसा करो जल्दी से तैयार हो जाओ। उसने माँ की बात सुने बगैर बस अपनी बात कह दी और कमरे से बाहर आकर अपनी चाय पीने बैठ गया। एक बार भी उसने या बहू ने माँ से यह नहीं पूछा कि आपको चाय पानी की ज़रूरत है या नहीं। दुखी सुमित्रा जी तैयार होकर बिना चाय नाश्ता किए ही आशीष के साथ डॉक्टर के यहाँ चली गई। डॉक्टर के यहाँ चेकअप पर पता चला कि सुमित्रा जी को डेंगू है और उनकी हालत बहुत ख़राब है। तब डॉक्टर ने आशीष से कहा कि मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये दवाइयाँ और उनके खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है, तभी इन्हें आराम मिलेगा। उनसे तो हाँ कहकर आशीष चला आया, लेकिन दवाइयाँ लाने के अलावा किसी ने एक बार भी माँ के खाने पीने के बारे में नहीं पूछा। अगले दिन सुबह निशा ने कहा कि मैंने अपने और तुम्हारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया है और माँ से कह देना कि वह अपना खाना खुद बना लिया करेंगी, क्योंकि 4-5 दिन तक मेड नहीं आएगी। तब माँ ने कहा, बेटी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या तुम ऐसे में भी मेरे लिए खाना नहीं बना सकती हो? तब बहू बोली कि माँ जी, अगर आपको खाना बनाने वाली बहू चाहिए थी तो अपने बेटे के लिए अपने जैसी कोई गांव की गवार ढूंढ लेती। अरे मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं 80,000 रुपये महीना कमाती हूँ, तो आप मुझसे तो उम्मीद मत रखिए कि मैं आपके लिए खाना नाश्ता चाय वगैरह बनाऊँगी। यह सब काम आप जैसी अनपढ़ गवार को ही शोभा देते हैं। आप कुछ कमाती तो है नहीं, कम से कम यही काम कर लिया करिए। ऐसा कहकर वह अपनी नौकरी पर चली गई और माँ खून के आंसू रोकर रह गई। अब वह धीरे धीरे अपने काम निपटाती और अपनी दवाई और खाने का भी ध्यान रखती। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू, मेरी साड़ी बहुत ख़राब हो गई हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं, क्या तुम मुझे नई साड़ी ला दोगी? तब वह बोली, माँ जी वैसे ही आपका बहुत खर्चा है, अरे दवाइयों का खाने का, ऊपर से आप कुछ पैसा तो देती नहीं हैं, काम कुछ आता है नहीं आपको, बस घर बैठे बैठे रोटियां तोड़ती रहती हैं। मेरे बस का नहीं है कि मैं आपके लिए साड़ियाँ लाऊं। मैं ऐसा करूँगी कि मेरी जो पुरानी साड़ियाँ हैं मैं उन्हीं में से आपको कुछ दे दूँगी। सुमित्रा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उनकी बहू निशा साड़ी लेकर आई तो सारी साड़ियाँ कोई कहीं से जली हुई थी तो कोई फटी हुई थी। तब वह बोली, बेटा कम से कम मुझे सही साड़ियाँ तो दो, यह तो कहीं से कोई जली हुई है तो कोई फटी हुई है। तब निशा गुस्से में बोली, अरे आप इन्हें सिलकर पहन सकती हैं, मेरे पास और साड़ियाँ नहीं हैं। ऐसा कहकर वह बाहर चली गई। अब सुमित्रा जी बहुत दुखी हो गई थी। उन्होंने फैसला किया कि वह अब अपने गांव वापस चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ कोई भी उनसे बोलने वाला नहीं था, यहाँ उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। गांव में कम से कम पड़ोसियों से मन तो लगा रहता था, क्योंकि वहाँ सब एक दूसरे के पास बैठते थे, सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। जब उन्होंने अपने गांव जाने की बात की तो बेटा और बहू दोनों ही बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, हम आपके गांव की टिकट करा देते हैं,
लेकिन अगले ही दिन अचानक निशा की तबीयत खराब हो गई। जब डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि निशा माँ बनने वाली है और डॉक्टर ने उसे पूरे बेड रेस्ट की सलाह दी। ऐसे में निशा ने अपने पति आशीष से कहा कि इस समय हमें माँ की ज़रूरत है। अब वह गांव जाकर क्या करेंगी? अगर हमने कोई मेड रखी तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, और तुम्हारी माँ भी तो अकेली गांव में क्या करेंगी? अरे कम से कम किसी काम तो आए। फिर आशीष ने अपनी माँ से कहा, माँ आप अब गांव जाकर क्या करेंगी? कुछ समय बाद आपका पोता या पोती आ जाएगा, तब आपका यहाँ मन भी लगा रहेगा। इसीलिए अब आप गांव मत जाइए। निशा ने भी चिकनी चुपड़ी बातें करी कि माँ कम से कम आपके पोता पोती को अपनी दादी का प्यार तो मिलेगा। सुमित्रा उन दोनों की छल भरी बातें समझ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। दोबारा बोली कि अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, इसीलिए अब मुझे गांव जाना है। तब बहू ने कहा, माँ आप ऐसा करो, अगर आपका मन नहीं लगता तो सोसाइटी में ही एक मंदिर है, आप शाम को मंदिर चली जाया करो तो आपका मन लगा रहेगा। सुमित्रा जी कुछ नहीं बोली, लेकिन हार कर उन्हें रुकना ही पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे घर के काम करती और शाम को मंदिर चली जाती। मंदिर में उनका समय अच्छा बीतने लगा था। वहाँ कुछ औरतों के साथ बैठकर बातें करती, हंसी मजाक करती और बहुत अच्छे अच्छे भजन गाती। उन्हें भजन गाने और ढोलक बजाने का बहुत शौक था। सभी औरतें मंदिर में उनकी तारीफ करती, लेकिन उनकी बहू को उनकी जरा भी कदर नहीं थी। वह हर समय उन्हें काम चोरी का और पैसे ना कमाने का ताना देती रहती थी। वह कहती, आप तो सिर्फ रोटियां तोड़ती रहती हैं, कोई काम नहीं है आपके पास। मैं कितना कमाती हूँ। अगर सास बहू से जरा सा कोई काम करने के लिए कहती तो वह यही जवाब देती कि मैं कमाती हूँ तो मैं घर के काम क्यों करूँ। एक दिन जन्माष्टमी के कारण सुमित्रा जी को मंदिर में बहुत देर हो गई। जब वह देर रात को घर आईं तो बेटे बहू दोनों ही उन पर बरस पड़े। आपको तो कोई काम है नहीं, इतना भी नहीं है कि घर का ध्यान रख सकें। आपको मंदिर जाने के लिए क्या कह दिया तो अब आपके पैर घर पर टिकते ही नहीं हैं। एक तो बैठी बैठी घर में रोटी तोड़ती रहती हैं, ऊपर से कोई काम भी नहीं करती। अगले दिन बहू की बातों से दुखी सुमित्रा जी मंदिर में अपनी मित्रों की मंडली के साथ बैठी हुई थी। तब महिलाओं ने उनसे पूछा कि क्या बात है, कैसे परेशान हो। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, पर ज़्यादा पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी बहू उन्हें हर समय पैसा ना कमाने का ताना देती है और अपनी कमाई की धौंस दिखाती रहती है। तब उनमें से उनकी एक सहेली बोली कि सुमित्रा जी आप अपना YouTube चैनल क्यों नहीं खोल लेती हैं? आप तो इतने अच्छे भजन कीर्तन करती हैं, ढोलक बजाती हैं। आप YouTube चैनल पर ढोलक बजाना सिखाइए और भजन कीर्तन डालिए। मेरी बेटी बहुत अच्छी यूट्यूबर है, मैं कल उसको बुलाकर लाऊंगी, वह आपकी मदद जरूर करेगी। तब सुमित्रा जी बोली, क्या YouTube से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? तब उनकी सहेली ने कहा, हाँ बिल्कुल कमाए जा सकते हैं, मैं आपकी कल ही बात कराती हूँ। अगले दिन उनकी सहेली अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई। तब उनकी बेटी ने सुमित्रा जी का एक भजन कीर्तन का और एक ढोलक सिखाने का अलग अलग चैनल बना दिए और उनसे कहा, आंटी जी आप बस रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेज दिया करिए, बाकी सब काम मैं खुद कर दूंगी। सुमित्रा जी ने उनकी बेटी के हाथ जोड़ दिए कि बेटा मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब उनकी बेटी रीना हंसते हुए बोली, आंटी जी मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, हाँ जब आपका चैनल चल जाए तब आप मुझे पार्टी ज़रूर दीजिएगा। ऐसा कहकर वह हंस दी और सुमित्रा जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अब सुमित्रा जी जो भी भजन कीर्तन मंदिर में करती वे सब रिकॉर्डिंग करके अपने मोबाइल में रख लेती थीं। उनकी सहेली की बेटी ने उन्हें एक स्टैंड भी दिया था। अपने मोबाइल को उस स्टैंड पर सेट करके वह सारी रिकॉर्डिंग करती थी और घर आकर वह खाली समय में ढोलक बजाकर YouTube पर ढोलक बजाना भी सिखाती थी और फिर सारी रिकॉर्डिंग रीना को भेज देती थी। रीना की मदद से उनके चैनल पर बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे, दोनों ही चैनल चल निकले। लोग उनके भजन कीर्तन को पसंद करने लगे और उनके ढोलक वाले चैनल पर ढोलक भी सीखने लगे। धीरे धीरे उनके दोनों ही चैनल चल निकले और 3-4 महीने में ही उनके दोनों चैनल मोनेटाइज हो गए और फिर उनकी कमाई भी होने लगी। एक दिन उनकी सहेली की बेटी उनके पास आई और बोली, आंटी जी आप तो बहुत फेमस हो गई हो, आपको पता है कि आपका YouTube चैनल से अब आपकी सैलरी भी आ गई है। रीना ने ही उनका अकाउंट भी खुलवा दिया था। 1 महीने की 1 लाख रुपए
अब आप बहुत अच्छा कमाने लगी हैं। सुमित्रा जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या 1 महीने के 1 लाख रुपए मैंने कमाए हैं। तब उनकी सहेली की बेटी ने कहा, हाँ आंटी जी, आपने कमाए हैं। यह सुनकर सुमित्रा जी ने खुशी से उस बच्ची को गले लगा लिया और बोली, बेटा, सब कुछ तुम्हारी ही मेहनत का फल है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं यह दिन नहीं देख पाती। उसके बाद रीना बोली, आंटी जी, अब तो मुझे पार्टी चाहिए। तब उन्होंने कहा, बिल्कुल, जहाँ तुम कहोगी वहीं। उसके बाद उनकी सहेली की बेटी उन्हें बाजार ले गई और वहाँ उन्होंने जमकर पार्टी की। उसके बाद में उन्होंने अपनी सहेली की बेटी को एक अच्छा सा सूट दिलवाया। अगले दिन उनकी बहू की एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटा और बहू के लिए भी अच्छे से कपड़े ले लेती हूँ। उन्होंने एक सिल्क की साड़ी खुद के लिए और अपनी बहू के लिए भी एक बहुत अच्छी साड़ी और बेटे के लिए बहुत अच्छे कपड़े लिए। अगले दिन उनकी एनिवर्सरी पर बेटा बहू ने जोरदार पार्टी की थी। वहाँ भी बहू अपने पैसों की धौंस दिखा रही थी। तभी सुमित्रा जी बहुत अच्छी सिल्क की साड़ी पहने हुए नीचे उतरकर आईं, तो उनकी बहू उन्हें देखकर दंग रह गई और आशीष से बोली, आशीष, तुमने माँ को साड़ी दिलाई है और इतनी महंगी साड़ी दिलाने की क्या ज़रूरत थी। तब आशीष ने कहा, नहीं, मैंने नहीं दिलाई। उसके बाद सुमित्रा जी अपने पास से लाए हुए साड़ी और कपड़े उन दोनों को गिफ्ट किए। तब भी उनकी बहू तुनक्कर बोली, अच्छा, आपने आशीष से पैसे लिए होंगे गिफ्ट देने के लिए, आपको शर्म नहीं आती हमारे ही पैसों से हमें गिफ्ट देते हुए। सारे मेहमान निशा को अचरज के साथ देख रहे थे कि कैसे वह अपनी सास का अपमान कर रही है। तभी सुमित्रा जी ने गुस्से में कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब तुम मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे या तुम्हारे पति से कोई पैसे नहीं लिए हैं। अब मैं भी कमाने लगी हूँ। तुम्हें पता है मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाती हूँ। यह सुनकर उनकी बहू हैरान रह गई कि आप ऐसा क्या करती हैं जो आप 1 लाख रुपए कमाती हैं। तभी उनकी बहू की सहेली पीछे से आई और बोली, अरे आंटी जी, आप तो यूट्यूब पर भजन कीर्तन गाती हैं ना। अरे आप तो बहुत फेमस हैं। मैं आपके चैनल पर रोज़ आपके भजन कीर्तन देखती हूँ और आप तो ढोलक भी सिखाती हैं। बहुत अच्छी ढोलक सिखाती हैं आप। अरे निशा, तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम इनकी बहू हो। अब यह सब सुनकर निशा शर्म से गड़ी जा रही थी, क्योंकि आज उसे एहसास हो गया था कि उसकी सास उससे ज़्यादा कामयाब है। तब उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी। उसके बाद सुमित्रा जी ने कहा, बेटा, कभी भी किसी को भी छोटा समझने की भूल मत करना। ठीक है, तुम कमाती हो, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा ना कमाने वाला इंसान तुमसे छोटा है। तुम्हारी परवरिश इस तरह की थी कि तुमने ऐसी पढ़ाई और नौकरी की। हमारी परवरिश उस समय ऐसे नहीं हुई थी, लेकिन हमने जो सीखा उसकी मदद से अब हम इतना कमा रहे हैं। तो कभी भी किसी का भी अनादर मत करना। बेटा और बहू दोनों ही माँ के पैरों में पड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे। माँ ने भी दोनों को माफ़ कर दिया और अब माँ परिवार में बेइज्जती के साथ नहीं बल्कि पूरी इज्जत के साथ रहती थी। उन्हें सम्मान दिया जाता था। कुछ महीनों बाद उनके एक प्यारी सी पोती हुई। अब उनका अपने परिवार में मन लगने लगा था, क्योंकि निशा और आशीष भी अपनी गलती के एहसास की वजह से अब उन्हें सम्मान देने लगे थे, या यूँ कहिए कि उनके पास अब पैसे आ गए थे, इसीलिए उन्हें सम्मान देने लगे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।